हेलो क्लास। आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये नीट और जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके ऊपर आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही बच्चे फंसते हैं। मतलब ऑर्गेनिक का अगर आप नाम लेंगे तो सबसे पहले आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म सिखाया जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जाती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हर चैप्टर में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी आप इसका उपयोग देखेंगे, अल्कोहल ईथर्स में देखेंगे, हैलो एल्केन्स में देखेंगे, E1 SN1 SN2, हर जगह आप इसका उपयोग देखेंगे। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसे समझना भी ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है तो हम उसकी संरचना को 3D में देखते हैं कि 3D में वह किस तरह से दिखाई देता है, या वह क्या क्या मूवमेंट वहाँ पर शो करता है। तो इसलिए हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आवश्यकता पड़ी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो अपने को एक मिरर में देख रहा है। मिरर में देखने पर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो दायां हाथ है, और ये यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर यह बायां हाथ है। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ए अल्फ़ाबेट है, अगर आप इसको मिरर पे देखेंगे तो यह आपको ए ही दिखाई देगा। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट है एम, तो यह आपको मिरर में भी एम ही दिखाई देगा। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट है ओ, तो अगर आप इसे कांच में या शीशे में देखेंगे तो यह आपको ओ ही दिखाई प्रतीत होगा। तो यहाँ पर यह जो कंपाउंड, जैसे मान लीजिए इस ओ को हमने कंपाउंड 1 बोला, इसे हमने कंपाउंड 2 बोला। 1 एंड 2 दे आर आइडेंटिकल, या एक समान है, या क्या है, आइडेंटिकल है। वैसे ही यहाँ पर एम एम ए सभी आइडेंटिकल है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बी का, और अगर हम इसे शीशे में या मिरर में देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे इसकी आकृति इस प्रकार की बनती है। बच्चों एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए अगर आपके पास यह ए है और यहाँ पर मिरर में जो ए बना है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से दिखाते हैं। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाएं तो यह ओवरलैप कर जाता है। यह क्या कर जाता है, ओवरलैप, या एक दूसरे के ऊपर बहुत ईजिली सुपर इम्पोज्ड हो जाता है, बहुत आसानी से एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बी की, अगर हम बात करें बी की, तो बी के केस में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो दूसरा जो मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल है, जैसे अगर यह हमारा 1 है और यह हमारा 2 है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल है वह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब यह एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह जो मॉलिक्यूल है 1 और 2 डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पर यह अलग है एक दूसरे से। यहाँ पर हम कहेंगे कि इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो अणुसूत्र है, वह समान है। अणुसूत्र क्या है, समान है। लेकिन इनका 3D में, यानी 3 डायमेंशन में, या इनका जो अभिविन्यास है, आप बोल सकते हैं अभिविन्यास, जो इनकी प्रवृत्ति है वह अलग है। तो यही होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे अगर हम यहाँ पर ए की बात करें, अगर हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ए ही आएगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें बी की, तो हम देखेंगे इसका मिरर इमेज इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इस तरह से कोइंसाइड हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है। यह दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एंड 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पर 1 एंड 2 ए की केस में 1 एंड 2
आइडेंटिकल यानी समान है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम z की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि यह इस तरीके से लिखा जाएगा, इस प्रकार से। तो यह भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाएंगे, डिफरेंट, 1 and 2 आर डिफरेंट एंड दे आर, यह त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं, त्रिविम आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनका जो अभिविन्यास है वह अलग होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यह एक कैरेक्टर है, और जब ये अपने आप को मिरर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन कलर से कर दिया, इसे हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से कर दिया, और मान लीजिए अगर यहाँ पर इसका मिरर इमेज बना दिया जाए, तो हम क्या देखेंगे मिरर इमेज में, यह दोनों एक डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर लेकर आएंगे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब हम एक दूसरे के ऊपर लाएंगे, यह आपका 1 है, यह आपका 2 है, तो जब हम इसे एक दूसरे के ऊपर लेकर आएंगे, जैसे 1 के ऊपर हम 2 लेकर आए, तो यहाँ पर यह क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड वाला हिस्सा था वह राइट साइड के साथ कोइंसाइड करेगा। हम इसे दूसरे कलर से दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब यह एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। यहाँ पर आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमने बी का केस लिया था, तो इसका मिरर इमेज यह होगा। जब आप इसके मिरर इमेज को इसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि यह एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठते हैं, और यह प्रदर्शित करता है कि यह दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अगर आपको जब भी कोई पूछे कि बताइए कि यह कैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या कैसे यह त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करता है, तो आपको यही एग्जाम्पल का उपयोग करना है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। पहला होता है कन्फिग्रेशनल और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। पहले हम बात करेंगे कन्फिग्रेशन आइसोमर्स की। तो याद रखिए कि जब भी हम कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं वह होते हैं डबल बॉन्ड में। वहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पर रोटेशन, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। अभिविन्यास समावयवता यानी कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम जो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, मतलब हमें कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में हम पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका नाम होगा ऑप्टिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हमने क्या देखा, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हमने क्या देखा, कॉन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल। तो पहले हम क्या बात करते हैं, त्रिविम समावयवता, जिसे हम त्रिविम
फिर यहाँ पर इसे हम अभिविन्यास के नाम से जानते हैं। और फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामिति, ज्यामिति और प्रकाश। तो चलिए देखते हैं ज्यामिति समावयवता यानी जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ज़्यादातर वैसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जहां डबल बॉन्ड होते हैं और रोटेशन इम्पॉसिबल होता है, वहां पर रोटेशन हो ही नहीं सकता। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे एल्कीन्स की, ऑक्साइम की और एजो यौगिक की। तो देखिए एल्कीन्स में हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पे हमने लिख दिया H। अब हम जानते हैं कि क्योंकि यह डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर रोटेशन संभव नहीं है। ऑक्साइम में हम देखेंगे C डबल बॉन्ड N, और देखिए यहाँ पे OH होता है और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं CH3 और यहाँ पर H। वैसे ही हम आपको एजो यौगिक के भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एजो यौगिक में देखिए ये एक एग्जांपल बनता है C6H5, यहाँ पे आपका आ गया C6H5। तो चलिए देखते हैं बच्चों, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन। जैसे साइक्लोएल्केन में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन एक एग्जांपल है। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन है और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से। तो यहाँ भी जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप देख सकते हैं C3H6। यह जो फॉर्मूला है यह किसका फॉर्मूला है? CnH2n। यह एल्किन को रिप्रेजेंट करता है। यह किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्कीन्स को रिप्रेजेंट करता है। इस कारण यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात कर ले, साइक्लोब्यूटेन C4H8, तो यह भी हमें क्या प्रदर्शित करता है? एल्कीन्स के फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है। यह भी हमें एल्किन के फॉर्मूले को शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स दिखाते हैं जिसपे डबल बॉन्ड होता है या साइक्लो एल्केन होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है? इसका रीज़न मैंने बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है उनके बीच प्रतिबंधित घूर्णन यानी वहाँ पे रोटेशन इम्पॉसिबल है। रोटेशन क्या है? डबल बॉन्ड के अराउंड इम्पॉसिबल है। रोटेशन इम्पॉसिबल है, यहाँ पर रोटेशन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हम केवल वे एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अगर डबल बॉन्ड है तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम एक कंपाउंड देते हैं। इस कंपाउंड का नाम हम बोलेंगे सिस ब्यूट 2इन। यहाँ पर यह इसका अगर नेमिंग करना चाहते हैं हम तो कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार से हम ट्रांस ब्यूटिन भी ड्रॉ कर सकते हैं। CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसका नाम क्या होगा बच्चों? ट्रांस 2 ब्यूटिन। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। अगर यहाँ पर चारों तरफ H हो जाए या एक CH3 रहे बाकी तीनों H रहे, तो इसका सिंपल नाम क्या होगा? यह सिंपल है आपका प्रोप 2 इन।
लेकिन हमने ब्यूट 2 इन में क्या देखा, हमने ब्यूट 2 इन में देखा कि हम इसे दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, हम इसे दो तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आपके पास ब्यूट 2 इन है तो हम इसे दो तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रॉप 2 इन है तो वह सिर्फ एक ही कंपाउंड शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यह प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि सिस ब्यूटीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन शो करेंगे। चलिए इसे समझते हैं। केवल वे एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं जिसमें प्रत्येक sp2 कार्बन दो भिन्न परमाणुओं से जुड़ा हो। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि डबल बॉन्ड कार्बन से जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वह अलग हो, समान ना हो। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे आई फ्लोरीन, इधर लिख लिया CH3, यहाँ लिख लिया H, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CHO, यहाँ पर लिख लिया CHO, यहाँ लिख लिया CH3, यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप हर कार्बन के साथ डिफरेंट है। जैसे इस कार्बन पे आप देखिए, कि आयोडीन है और फ्लोरीन है, इस कार्बन पे CH3H है, इस कार्बन पे CH3CHO है, यहाँ पे CHO CH3 है। ठीक है, हर कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर CHO है और यहाँ भी CHO है, और यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पर I है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कार्बन है यहाँ पर दोनों ग्रुप समान है, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डबल बॉन्ड में जो कार्बन इन्वॉल्व्ड है वहाँ उस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक कार्बन पे AB ग्रुप है, यहाँ AB है, यहाँ ABXY है, डिफरेंट ग्रुप चलेगा। लेकिन अगर एक कार्बन पे दोनों ग्रुप समान है तो वह नहीं चलेगा, वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। क्यों? अभी हमने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पर हम CH3 लगा दे, यहाँ हम CH3 लगा दे, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ हमने लगा दिया बच्चों CH3, यहाँ हमने लगा दिया I, यहाँ हमने लगा दिया CH3, यहाँ हमने लगा दिया CH3। यह भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF है मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जब भी हम उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें उसके नोमेनक्लेचर को समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, या वहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, या साइक्लोएल्केन ग्रुप होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने देखा कि डबल बॉन्ड में जो कार्बन इन्वॉल्व है उस कार्बन पर जो ग्रुप है वह दोनों अलग होने चाहिए। उसके बाद आती है बात नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पे सिस ट्रांस की बात कर लेते हैं। सिस ट्रांस पद्धति में हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों समूह, अगर समान समूह एक और हो तो सिस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ CH3 है बच्चों, यहाँ पर है CH3 और यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर दोनों समूह एक समान है, यहाँ CH3 क्या है, दोनों एक तरफ है और हाइड्रोजन इधर एक तरफ है। तो ये क्या है, सिस। इसका नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ बताइए नाम क्या होगा। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, ये हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो अब ट्रांस की बात कर लेते हैं। ट्रांस में यहाँ पर जो समान समूह है वह एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ H, यहाँ
H। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो CH3 समूह है वह एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है, या बोल सकते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यह इसका आंसर क्या होगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो यह सिस ट्रांस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है हमारा आयोडीन, यहाँ है हमारा आयोडीन, इधर है हमारा फ्लोरीन। तो यह भी सिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम साइक्लोएल्केन की बात करें, साइक्लोएल्केन में अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह है हाइड्रोजन, और मान लीजिए यहाँ ऊपर की ओर CH3 है, यहाँ भी ऊपर की ओर CH3 है, मतलब दोनों CH3 ऊपर की ओर है, और यहाँ पे नीचे की ओर हाइड्रोजन है। तो यह भी एक सिस का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो यह ट्रांस। यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह तो प्रदर्शित ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरफ क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। देखिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्रांस टू पेंटीन। देखिए नाम भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ट्रांस है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है। उसके बाद बात करेंगे EZ पद्धति की। EZ पद्धति में क्या होता है, यहाँ पर हमें प्राथमिकता देनी होती है। उच्च प्राथमिकता के समूह विपरीत ओर हो तो हम उसे ई कहते हैं, और अगर उच्च प्राथमिकता के समूह एक ही ओर हो तो उसे हम दूसरा मैन यानी जेड कहते हैं। कैसे समझ सकते हो और किस आधार पर हम प्राथमिकता देते हैं, इसका आधार क्या होगा वो समझना जरूरी है। इसका आधार क्या होगा, तो आधार कैसे समझेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे CIP एक नियम होता है उसका उपयोग करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, इधर है क्लोरीन, इधर है ब्रोमीन, इधर है हमारा आयोडीन। अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट होगा वो किस आधार पर होगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब देखिए परमाणु क्रमांक में हम कैसे देखेंगे, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, 9, क्लोरीन का क्या है, 17। उसी प्रकार ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा, आयोडीन का ब्रोमीन से ज़्यादा। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में परमाणु क्रमांक क्लोरीन का ज़्यादा है, तो इसकी हायर प्रायोरिटी होगी, यानी हम इसे 1 नंबर और इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। फिर अगर हम इस कार्बन की बात करें तो आयोडीन की हाई प्रायोरिटी होगी और ब्रोमीन की कम, तो इसे हम 2 नंबर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, और यहाँ पे 2, यहाँ 1। तो दोनों जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HP, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर एक तरफ है, एक तरफ है, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा Z यानी ज़ूसामैन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ है हमारा फ्लोरीन, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है आयोडीन, और यहाँ है ब्रोमीन। अगर हाई प्रायोरिटी की बात करें परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन को हाई प्रायोरिटी जाएगी, फ्लोरीन को लो प्रायोरिटी यानी सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे ब्रोमीन को
सेकेंड प्रायोरिटी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो यह कहलाएगा ई। दूसरा नियम कहता है कि मान लीजिए अगर परमाणु क्रमांक के आधार पर हम नहीं बता पा रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी किसकी है। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन और आयोडीन। यहाँ तो हमें समझ में आ गया 1 और 2, लेकिन जब यहाँ पे बात आएगी तो दोनों ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से ओपन करके देखना होगा। कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर देखिए C और यहाँ हमने लिखा 3H को इस प्रकार। फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं C, यहाँ पर हम देखते हैं C2H5, यानी यहाँ पर एक H इस तरीके से ऐड है और दूसरा इस तरीके से, तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन, यहाँ पे है आयोडीन। इस कार्बन का तो हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि यह कार्बन, यहाँ पर हम देखते हैं यह जो कार्बन है वह इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं C यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, C, H से। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दूसरी बार यहाँ पे देखते हैं कि यह C इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है, C, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन और यह कार्बन तो समान है, लेकिन फिर यहाँ पे आता है हाइड्रोजन और यहाँ आता है कार्बन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो यह आपका बनाएगा जूसामिन। सेम एग्जाम्पल या डिफरेंट एग्जाम्पल है, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पर उस चेन को ओपन करके देखिए और देखिए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, यह देखना बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर देखिए CH, फिर यहाँ पर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और यहाँ पर फिर आता है क्लोरीन, और यहाँ देखिए CH, यहाँ पे आता है आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर मान लीजिए आयोडीन और ब्रोमीन। तो यहाँ देखिए ऑर्डर 1 और 2, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम को कैसे हम यहाँ पे सही करेंगे। देखिए यह कार्बन, जो हमारा यह कार्बन है, यह किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे कार्बन से, और वह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। फिर हम यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन, फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, फिर यह कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन 3 ब्रोमीन से जुड़ा है, और यहाँ पर यह एक ब्रोमीन और 2 क्लोरीन से जुड़ा है। तो जब हम ब्रोमीन तक पहुंचेंगे तो यहाँ देखते हैं कि यह कैंसिल हो जाएगा तीनों, क्योंकि इन तीनों का प्रायोरिटी तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो हम इसे हाई प्रायोरिटी देंगे और इसे लो प्रायोरिटी देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि दोनों 1 एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है। यदि बहुबंध हो, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां हम कैसे देखेंगे। देखिए तो यहां पर अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो इसे ओपन कर लीजिए। डबल बॉन्ड का अर्थ क्या है कि यह कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कैसे देखेंगे, एक कार्बन 3 अन्य या 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है इस प्रकार।
इस तरीके से हम तोड़ेंगे, क्योंकि यह कार्बन, देखिए यह वाला बॉन्ड तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जब हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो इस कार्बन को हम दो अन्य कार्बन से जोड़ दे रहे हैं और देख रहे हैं कि संयोजकता जो कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। वैसे ही हम यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या कर रहे हैं, एक कार्बन से इसे जोड़ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के लिए देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक यह कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यह ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है और यहाँ कार्बन से। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 7 और कार्बन का 6, तो इसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी। जब यहाँ पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि यह कार्बन इस कार्बन से फिर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ कार्बन कार्बन कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं CO, यहाँ पर इस तरीके से हम इसे लिख देंगे, देखिए और यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे CO, यहाँ पर C या OH। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, देखिए हम इस स्टार वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इस स्टार वाले कार्बन में हम क्या देख रहे हैं कि यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, पहले C से जुड़ा हुआ है, फिर अब देखिए यहाँ पे जो OC वाला था वह तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर यह वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है CH और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है COH, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो यह हो गया ज़ूसामिन। अगर समस्थानिक हो तो हम परमाणु भार के आधार पे देखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे H है, यह D है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो यह हो जाएगा आपका ज़ूसामिन। मतलब यहाँ पे दोनों हाई प्रायोरिटी एक तरफ है। उसके बाद बात करेंगे ऑक्जिम में कैसे देखते हैं। तो ऑक्जिम में देखिए यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोन पेयर भी देख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर कौन है बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास लोन पेयर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा, इधर हमने लिखा CH3H। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन और OH, जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरीके से C डबल बॉन्ड N, यहाँ है OH और इसके पास होता है लोन पेयर, उसको हम इस तरीके से यहाँ दिखा देते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए H है और यहाँ CH3 है। तो देखिए H और OH सेम साइड है, इसलिए इसको हम कह देते हैं सिन, और अगर ऑपोजिट साइड होगा तो हम उसे कहेंगे एंटी। तो यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग ऑक्साइम के केस में इसका उपयोग करते हैं। तो यह आपका हो गया, यहाँ पर H और OH एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यह हो जाएगा आपका एंटी। यह क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी, और यह हो गया सिन। देखिए यहाँ पर H और OH सेम साइड, यहाँ H और OH ऑपोजिट साइड है, तो यह सिन और एंटी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे H, यहाँ पे है PH, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एंटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा H और OH ऑपोजिट साइड है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे सिन को भी दिखा सकते हैं। एजो यौगिक में कैसे देखेंगे, एजो यौगिक में अगर लोन पेयर सेम साइड है, देखिए यहाँ पर कौन है, लोन पेयर सेम साइड,
लोन पेयर सेम साइड, और यहाँ पे लोन पेयर कहाँ है, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है। जैसे एग्जांपल देते हैं एन डबल बॉन्ड एन, अब यहाँ पर लोन पेयर ऑपोजिट साइड है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 या PH, फिर PH लिख लिया, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑपोजिट साइड है, तो ये हमारा कहलाएगा एंटी। तो यह सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर है। साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे, तो देखिए साइक्लोएल्केन में आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे, इसके देखिए दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर दोनों एमी किधर है, ऊपर की ओर है, दोनों एमी किधर है, ऊपर की ओर है, इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं, दोनों एमी ऊपर की ओर है, तो ये कहलाएगा आपका सेस। और जब दोनों एमी एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जैसे यहाँ पर एमी सामने की ओर है, यहाँ पे एमी नीचे की ओर है, तो इसे हम कहेंगे एंटी, सॉरी ट्रांस। तो यह हो गया सिस और ट्रांस का एग्जाम्पल। उसके बाद आता है कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को काउंट कैसे करेंगे, यह हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भी यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।